तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू जो अपना लौंडा था, काफ़ी खुश था क्योंकि भाई के 28 धर्मापर्चर खुल चुके थे और इसको मिशन भी तगड़ा मिल गया था। क्योंकि जो इस मिशन को पूरा हैंडल कर रहे थे, उन्होंने इसको बाकी भी जो 3 आइलैंड थी ना, वहाँ पर भी जाने को बोल दिया था। लेकिन जब ज़ू यहाँ पहुँचता है और तभी एक मतलब 1-2 पोर्टल ध्वस्त करने के बाद वैसे जगह पहुँच जाता है, जहाँ पर पावरफुल फ्लक्चुएशन फ़ील करता है एक पोर्टल से। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे थे। अब आगे तो ज़ो उस दूर वाले पोर्टल की तरफ देखता है। उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं क्योंकि भाई सी ज़ॉम्बीज़ थे, फाउंडेशन लेवल के थे और वहाँ से ना बैटल की भी आवाज़ आ रही थी। मतलब 7 ब्लड आइज़ के डिसाइपल्स वहाँ बैटल कर रहे थे कुछ। क्योंकि देखो ज़ू को ज़्यादा डिसाइपल्स नहीं मिले थे, 2 महीने से यहाँ पर ये है मतलब अलग-अलग आइलैंड पे। यानी ये वही डिसाइपल्स होंगे जो सेम मिशन में आए हैं। तो जल्दी नहीं जाता, छिप के रहता है, आराम से पढ़ता है और जब पहुँच जाता है थोड़ा करीब ना, तो अपनी परछाई की तरफ देखता है। परछाई भी ना अब समझ चुका था ज़ू कैसा है और पैट्रियार्च ने भी परछाई को परेशान किया था, तो उसको भी अपने को खुद को अच्छा दिखाना था। अब वहाँ पर थोड़ी बहुत लाइट थी, लेकिन परछाई के लिए फिर भी मूव करना कोई पकड़ नहीं पाएगा काफ़ी था, क्योंकि यहाँ पर करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो परछाई बैटलफ़ील्ड में पहुँच जाती है, सरक-सरक के बोल लो या जैसे भी। फिर वापस आती ज़ू के पास और कुछ इन्फॉर्मेशन इसे देती है। कुछ ज़मीन पे ना ऐसा चित्र बना कर के, जो कि बस ज़ू देख सकता था। ज़ू को समझ में आया था माजरा क्या है। ये 3 हैं सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स और जिन्हें 7 ब्लड आइज़ के डिसाइपल्स ने घेर के रखा है। किसी के अंदर प्रोफाउंड स्टेट वाली पावर नहीं है। इस दौरान पैट्रियार्च बोलता है, लिटिल शैडो, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने कुछ मिस कर दिया? क्योंकि मास्टर की बात सीरियस लेना पड़ेगा तुम्हें। हम केयरलेस नहीं हो सकते। शैडो जो था ना परछाई, उसकी किलिंग इंटेंट सरिया की तरफ यानी पैट्रियार्च की तरफ बढ़ती है। फिलहाल ज़ू इन दोनों को इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है। और ज़ू के हिसाब से अगर ये 2 या 3 सी ज़ॉम्बीज़ मार दिए तो उनकी ऑरा से आराम से 30 थर्मापर्चर पे पहुँच सकता था। तो ऐसा मौका ये गँवाना नहीं चाहता था। तो कल्टीवेशन अपनी छिपा के रखता है। फाइनली पोर्टल के पास पहुँच चुका था, मतलब पोर्टल दिखने लगता है इसे। पोर्टल के पास में एक और सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर था जो कि बाकी सी ज़ॉम्बीज़ को रिसीव करने के लिए, मतलब क्योंकि उधर से आ रहे थे, वो तैयार था। और ये सी ज़ॉम्बी मतलब मरने से पहले ना, पता है आपको, इंसान था, तो दिख इंसान जैसा ही रहा था। एक विद्वान जो होते हैं, पावरफुल लोग जो, वैसा दिख रहा था। ब्लैक टॉवेस्ट रोब पहना था इसने। एक बंदा था 7 ब्लड आइज़ का जो यंग डिसाइपल 3rd पीक का था, वो 2 से बैटल कर रहा था, जो कि वीक थे उससे। ज़ू जब ज़्यादा करीब पहुँच जाता है ना, उसका आइडेंटिटी टोकन जो होता है ना, उसका कनेक्शन टूट जाता है सेक्ट के साथ, बट ज़ू इग्नोर करता है। 3rd पीक के डिसाइपल्स कुछ अलग टेक्निक यूज़ करते थे, जैसे आपने थानोस को देखा होगा, वो गॉन्टलेट पहना था ना जो 6 मड़ियों वाला रहता है, कुछ वैसा। तो वो बंदा देखो तगड़ा तो था क्योंकि 2 सी ज़ॉम्बीज़ से बैटल कर रहा था। 20 के आस-पास उसके धर्मापर्चर्स होने चाहिए। लेकिन क्योंकि देखो सी ज़ॉम्बीज़ के पास ज़हर होता है, ज़ॉम्बी पॉइज़न, एक तो करप्शन वाली बॉडी है, लाइफ फ़ोर्स तगड़ा होता है, तो ये बंदा खतरे में तो जा रहा था। 3rd पीक वालों का मेन है मैजिकल टेक्निक्स में बहुत अच्छे होते हैं। ग्रूज़ जैसे पावर यूज़ कर सकते हैं। ज़ू ध्यान दे रहा था इधर और वो लोग भी इसे नोटिस करते। इस दौरान 3rd पीक वाला जो बंदा था ना, इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को पीछे फेंकता और फिर ज़ू की तरफ चिल्लाता कि ये सी ज़ॉम्बीज़ ने पूरे वॉइस मैसेजेस को लॉक कर दिया है। मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स दूँगा। ऐसे ही काम करते देखो 7 ब्लड का डिसाइपल्स। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्ट के डिसाइपल हो तो हेल्प कर दो। यहाँ पर पूरा काम पैसे का रहता है। तो जब ये बोलता है ना, तो वो जो ब्लैक स्कॉलर सी ज़ॉम्बी था जो कि पोर्टल के पास था, वो ज़ू की तरफ देखता है और अपनी ऑरा से ना उसको लगता है उसने ज़ू को ट्रैप कर दिया है। उसको लगता है कि वो ज़ू को मार सकता है क्योंकि उस बंदे ने भी 29 धर्मापर्चर खोल के रखे थे, ज़ॉम्बी ने मतलब। हैरान तब होता है कि ज़ू पीछे भागता ही नहीं है और आगे बढ़ता है भाई। और वो बोलता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हो अपने बैटल प्रोग्रेस में, क्योंकि 7 ब्लड आइज़ के डिसाइपल्स ऐसे ऑपरेट तो नहीं करते हैं। देखते हैं तुम्हारी चमड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या मेरी। वो भी किलिंग इंटेंट के साथ ज़ू की तरफ बढ़ता है। 3rd पीक डिसाइपल ज़ू को तो पहचान जाता है क्योंकि ज़ू ने वॉयलेंट रोब पहना था, वॉयलेट, तो यानी 7th पीक का है। उसे लगता है 7th पीक का बंदा इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो खुद वो बैटल में इन्वॉल्व था तो कुछ नहीं कर सकता था। अचंभित तब होता है वो जब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे ना, तो वो डिसाइपल तो देख रहा था 3rd पीक वाला। ज़ू की स्पीड अचानक से बढ़ती है और उस बंदे की भी। खास करके ज़ू जब वो मैजिकल डिवाइस निकालता है ना पंख वाला, तब सी ज़ॉम्बी जो था वो एक ब्लैक फैन यूज़ कर रहा था और दोनों दिशा बदल लेते हैं। क्योंकि ज़ू क्या करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और 2 सी ज़ॉम्बीज़ जो बैटल कर रहे थे 3rd पीक डिसाइपल से, उसकी तरफ ये बढ़ जाता है। ज़ू का तरीका अलग था क्योंकि इसने मेरे से सीखा था। तो पहले कमज़ोरों को निपटा दो। ये इसका अपना तरीका है बोल लो या जो भी। बहुत फ़ास्ट था और वो सी ज़ॉम्बी भी जो स्कॉलर था ना, वो ज़ू को तो टारगेट कर नहीं रहा था। उसका मेन टारगेट था 3rd पीक डिसाइपल। तो दोनों उसी तरफ पड़ जाते हैं एक तरह से। खतरनाक लेवल की बूम करके आवाज़ आती है। 3rd पीक डिसाइपल खून की उल्टी करता है और काफ़ी पीछे जाके गिरता है, अचंभित था। इस दौरान ना उसके गर्दन पे ब्लैक टैटू चमक जो उसके हेड को, खोपड़ी को कवर कर लेता। नहीं तो वो जो अटैक था ना भाई सी ज़ॉम्बी का, ये लगभग मर जाता। इधर ज़ू की बॉडी से वो बेल फायर जो रहता है ना, काले रंग का आग निकल रहा था।
सरिया पीस का तैयार था, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और एक की खोपड़ी में घुस जाता है और एक का तो ज़ू गला काट देता है। लेकिन फिर भी आपको पता है देखो ज़ॉम्बीज़ इतनी आसानी से नहीं मरते। देखो सरिया को ना एक ज़ॉम्बी कुछ 6 हाथों वाला इंसान भगवान जैसा बना के, गॉड जो बोलते हैं, 6 गॉड स्टैच्यू टाइप ब्लॉक कर देता है। ज़ू ने जिसके गले को काटा था वो उतना लकी नहीं था, क्योंकि ज़ू का जो ब्लेड था ना ब्लैक डैगर, उसमें फ्लेम्स थे ब्लैक वाले, तो वो तगड़े थे। उसके बाद ज़ू मुक्का भी मारता उसके छाती पे। ज़ू पर 2800 धर्मापर्चर के फ्लेम को यूज़ करता है। चीखे मारना शुरू कर चुका था वो सी ज़ॉम्बी। पलक झपकते आधा गल जाता है और ज़ू उसके सोल को भी एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। परछाई भी बहुत तेज़ी से वो सी ज़ॉम्बी वाली ऑरा जो थी उसे एब्ज़ॉर्ब कर रहा था। अब ज़ू की नज़र जाती है वो जो ब्लैक स्कॉलर ज़ॉम्बी था ना उसकी तरफ, क्योंकि वो भी वही टेक्निक यूज़ कर रहा था। टेक्निक मीन्स कि वो मैं इसको मार दूँ और जैसे ज़ू उधर कहता है कि मैं इसको मार दूँ। वो भी सरप्राइज़ था। थर्ड पिक डिसाइपल को छोड़ करके ज़ू की तरफ लुक देता है। लेकिन तभी टेलीपोर्टेशन जो पोर्टल था ना वो चमकना शुरू होता है। जो भी ऑरा थी ना वो आस-पास के बस एरिया को ऑब्ज़र्व करने के लिए आई थी। लेकिन तभी उस ऑरा की नज़र मतलब ऑरा फ़ील कर लेती है ज़ू को। कर्राने की आवाज़ आती है कि ये तुम हो, रुक जा, मैं तो तुझे मार के रहूँगा। पोर्टल से ना वो प्रोफाउंड स्टेट वाली ऑरा प्रकट होती है। अब आपको पता ही होगा ये वही सी ज़ॉम्बी था, जैसे ज़ू ने 2 बार आने से रोक दिया था पोर्टल को डिस्ट्रॉय करके। तो ये पोर्टल को फुली एक्टिवेट कर देता है। अब जब उस बंदे की आवाज़ आती है ना पोर्टल से, तो इवन ये जो सी ज़ॉम्बी स्कॉलर था वो भी थोड़ा सोचता है। और थर्ड पिक डिसाइपल तो वो अचंभित होकर पीछे हट जाता है। ज़ू फिलहाल कुछ नहीं बोलता है। अब जिन ज़ॉम्बीज़ को मारा था उसके सोल को एब्ज़ॉर्ब करके 29वां धर्मापर्चर की तरफ बढ़ने लगता है। स्कॉलर को इग्नोर मार करके वो जो सी ज़ॉम्बी था ना दूसरा वाला जिसे सरिया मार रहा था, यानी पैट्रियार्च, उस तरफ बढ़ता है और कहता है, अब वो जो थर्ड पिक डिसाइपल था, कि मरना नहीं चाहते हो तो ये जो ब्लैक वाला बंदा है ना, यानी ये स्कॉलर, इसको बिज़ी रखो, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होगा टेलीपोर्टेशन पोर्टल को डिस्ट्रॉय करना। क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय करना ही जाएगा तो ये 2 सी ज़ॉम्बीज़ इस पर चढ़ जाएँगे और स्कॉलर को मारना इतना आसान नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग था, स्मार्ट भी था कि प्रोफाउंड स्टेट में पहुँचता हूँ उसके बाद इसको बताता हूँ। तो सही तरीका यही था कि ये जो थर्ड पिक डिसाइपल है इसे बस थोड़ा-सा समय देते। ये लौंडा देखो बचपन से बैटल कर रहा है ज़ू, बस्तियों में रहा है, गरीबी देखा है भाई ने, तो उसका जजमेंट हमेशा सही होता था कि कैसे बैटल करना है, किसको पहले क्या करना है। तो ज़ू फिलहाल उस ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ जाता है। फिलहाल वो सी ज़ॉम्बी तो नहीं समझ पाता स्कॉलर कि ज़ू करना क्या चाहता है, लेकिन वो गेस करता है कि शायद ये प्रोफाउंड स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा होगा, तभी ये सी ज़ॉम्बी इसको मार रहा है भागने की बजाय। पर वो श्योर नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि जो उस साइड से बंदा आ रहा है, जो दूसरा सी ज़ॉम्बी जिसका नाम युन चेन है, वो बहुत तगड़ा है, वो प्रोफाउंड स्टेट वाला है। तो ये भी ज़ू की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। थर्ड पिक डिसाइपल एक्ट नहीं करता है फास्ट, उसको लगता है यार भागना बेटर रहेगा, क्योंकि उधर से एक प्रोफाउंड स्टेट वाला आ रहा है। यहाँ से ये वॉइस मैसेज भी नहीं भेज सकता क्योंकि वो ब्रेक हो जा रहा है सी ज़ॉम्बीज़ की वजह से, शायद थोड़ा इससे दूर निकलना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन एक ही था, तो मन में अपना एक डिसीजन ले लेता है, क्योंकि वो जो प्रोफाउंड स्टेट वाला बंदा शायद ये भागे भी तो उसे इसे पकड़ ही लेगा। तो फिलहाल ये एक इसका जो माथा था मलपट वो चमकता है और एक थर्ड पिक का सीक्रेट मैजिक ये यूज़ करता है और उसके चेहरे पर ना एक और चेहरा दिखता है, एक औरत का। वो ग्रूज़ के जैसे दिख रही थी। ग्रूज़ मैंने आपको बताया था कुछ भूत के जैसे दिखते हैं जिनकी फिज़िकल बॉडी नहीं होती है और फाइनली वो बड़ी होती जाती है उसकी बॉडी से, यानी जो बंदा था उससे अलग हो जाती है। लेकिन ये बढ़ती नहीं है उधर सी ज़ॉम्बी स्कॉलर की तरफ, बढ़ के पोर्टल की तरफ बढ़ जाती है। ये था इस थर्ड पिक डिसाइपल का प्लान कि पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो मैटर खत्म हो जाएँगे और उसे डिस्ट्रॉय करने से इसे कौन रोक सकता था? तो ये सी ज़ॉम्बी स्कॉलर। तो एक तरह से 7 पिक कल्टीवेटर जो मुझे बोल रहा है, मैं उसका भी काम पूरा कर दे रहा हूँ। इवन अगर मतलब ये बंदा 7 पीक वाला भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा होगा तो भी मैं भाग पाऊँगा। और पोर्टल अगर नहीं भी डिस्ट्रॉय कर पाया तो जो भी बाहर आएगा पहले वो 7th पीक को ही टारगेट करेगा और फिलहाल ये अपने थर्मापर्चर को एक्टिवेट करता है और टॉप स्पीड में भागता है। अब वो जो स्कॉलर ज़ॉम्बी था ना वो भागता है पोर्टल की तरफ ही, कहीं पोर्टल ना डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो यूनचेन ज़ॉम्बी है वो इधर आ जाना चाहिए। वो ज़ू से भी बैटल नहीं कर सकता था और थर्ड पिक डिसाइपल पर भी समय वेस्ट नहीं कर सकता था। ज़ू बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होता है जो थर्ड पिक डिसाइपल ने किया था। वो फिलहाल उस दूसरे ज़ॉम्बी को मार रहा था। सरिया जो था ना वो बंदा जो एक टेक्निक यूज़ कर रहा था 6 हाथों वाले गॉड की, उसके पावर को, क्योंकि एक तरह से वो मैजिकल डिवाइस था, वो एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। बट पूरा एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता था क्योंकि ज़ू ने मना किया था, क्योंकि इसको फिर वो बेच करके ज़ू पैसे कमा सकता था। 70% के आस-पास एब्ज़ॉर्ब करना था। अच्छा इधर जो सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर था वो पैर पे पकड़ के उसको मस्त एब्ज़ॉर्ब कर रहा था, उसकी करप्शन वाली हो रहा। उसके पैर पहले ही गल जाते हैं जैसे-जैसे ये एब्ज़ॉर्ब करते जाता है। वो भागने को देखता है लेकिन ज़ू उसके गले को दोबारा से काट देता है, इसके भी और इसके थर्मापर्चर ये अपने खुद एक्सप्लोड करवा देता है, तो छूट जाता है ज़ू की परछाई से। सरिया से भी निकल करके भागने को देखता है। थर्ड पिक डिसाइपल इधर से निकल चुका था और उधर जो उसने ग्रू छोड़ा था पोर्टल की तरफ वो धीरे-धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि जो सी ज़ॉम्बी स्कॉलर था वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जो स्कॉलर था क्योंकि वो ग्रू तो डिस्ट्रॉय हो चुका था तो ज़ू की तरफ देखता है, आगे बढ़ने ही वाला था। तो उसका जो साथी था दूसरा ज़ॉम्बी जो कि भाग रहा था, अचानक से खून की उल्टी करता है, काले खून की। क्योंकि देखो नॉर्मली सी ज़ॉम्बीज़ का ब्लड क्या होता है? ब्लू होता है। ज़ू ने कोई ज़हर नहीं छिड़का था, बल्कि पैट्रियास ने क्या किया था ना कि ज़ू को बोला था कि आप मेरे सरिया के ऊपर ज़हर लगा दो। तो उसने सरिया
खोपड़ी में भोंका था उस समय खुद पैट्रियार्च ने जा करके। तो ये ज़हर वो ज़हर था और उस ज़हर को थोड़ा-सा टाइम लगता है एक्टिवेट होने में और क्योंकि ज़ॉम्बी ने अपने आधे धर्मापर्चत को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो ज़हर जल्दी एक्टिवेट हो गया था। सरिया इस दौरान मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके पैर में, हाथ में हर जगह भोंकते जाता है। अब जो उस कॉलर को इग्नोर मारता है और ये जो सी ज़ॉम्बी था ना उसकी तरफ बढ़ करके बेल फायर ऑरा से उसको सोल को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है और तीसरे धर्मापर्चर की तरफ भेजने लगता है। अब ज़ू का जो तीसरा अपर्चर था वो खुलने लगता है और जैसे ही खुलने लगता है ना, तो बाकी जो 29 थे उस 30वें के साथ लिंक होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। धर्मा फ़ोर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। डांटियान रीजन जो बोलते हैं हम, जो कोर, वहाँ पर ये ऑरा इकट्ठा होने लगती है। एक फायरबॉल की तरह दिखने लगती है और वो फायरबॉल जो बनता है ना उसी को हम फर्स्ट लाइफ फ्लेम बोलते हैं। पूरा ये एरिया सा चमक सा जाता है। ज़ू को ना मानो हर चीज़ स्लो दिख रहा था, स्लो मोशन में देख पा रहा था। सी ज़ॉम्बी जो इसकी तरफ बढ़ रहा था वो स्कॉलर, वो भी ऐसा लग रहा था काफ़ी स्लो मोशन में आ रहा। इवन ज़ू थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, भाई इतनी स्लो चीज़ें दिखती। एक-एक कण देख पा रहा था ये धूल के। मतलब इसके जो भी मैजिकल टेक्निक्स थे सब इम्प्रूव हो चुके थे। बॉडी भी अच्छी इम्प्रूव हो जाती है। सोल को मानो एक प्रोटेक्शन मिल चुका था और इस समय ना पैट्रियार्च भी ऑरा फ़ील करता है और परछाई भी। थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है परछाई। लेकिन ज़ू का अपग्रेड जो था अभी खत्म नहीं हुआ था। टेलीपोर्टेशन पोर्टल उधर फुल्ली एक्टिवेटेड हो चुका था। ज़ू क्या करता है ना, जो लाइफ फ्लेम इसका बना, वो जो लाइफ लैंप था उसकी तरफ बढ़ाता है। लाइफ लैंप और तेजी से चमकने लगता है। पूरी ऑरा इसके नस नाड़ियों में फैलने लगती है। मानो इसके अंदर एक ज्वालामुखी सा बन गया हो। उधर पोर्टल खुल चुका था। सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर जो कि प्रोफाउंड स्टेट में था, वो बाहर निकलता है। पूरा नहीं आ चुका था अभी, मतलब उसकी बॉडी धीरे-धीरे बन रही थी यहाँ पे। जब आप प्रकट होते हो तो अभी पूरी तरह से नहीं आया था। लेकिन अब पोर्टल को कोई रोक नहीं सकता था और वो बोलता है, इस बार इंसान तो मुझे नहीं रोक पाया आने से, अब मरने के लिए तैयार है। लेकिन फिर वो बोलते-बोलते रुक जाता और एक आवाज़ देता, तो ये जब ज़िंदा था ना तो ये 6 आँखों वाला इंसान था। इंसान नहीं था, मतलब अलग प्रजाति था। गाल पर भी भाई इसके आँख थी। माथे का जो सेंटर होता है वहाँ पर भी। अभी बस इसकी आँखें प्रकट हुई थी, बॉडी धीरे-धीरे बन रही थी यहाँ पर और वो बोलता, तुम्हारे पास लाइफ फ्लेम है। एक नहीं तो उसका दिल बैठ सा जा। अब तो चाहता था वो कि भाई ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाए बाहर, लेकिन अब अंदर जा पाना मुश्किल था। फिर भी वो चिल्लाता है ब्लैक स्कॉलर से कि पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर दो अभी। इवन ये स्कॉलर भी तो शॉक्ड हो चुका था ना, क्योंकि ज़ू की ऑरा तो इसने भी फील कर ही ली थी। क्योंकि ज़ू की बॉडी से जो फायर निकल रहा था ना भाई, गजब लेवल का। ऐसा लग रहा था ये बेहोश हो जाएगा उस ऑरा से। इसको लगता है कि मैं इनकी बात क्यों मानूं, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने वाला हूँ, अगर ये नहीं आया तो पक्का मर जाऊंगा। तो भागने लगता है। ज़ू इस दौरान ऐसा देखता है तो जो ज़ू का ये जो वोल्केनिक पावर था ना, मतलब ज्वालामुखी की तरह जो आग निकल रही थी, जब ज़ू उस तरफ देखते ना तो वो गोल-गोल घूमने लगती है वो फायर। और देखो आस-पास समुद्री क्षेत्र था ये और ज़ू की आँखें मानो ना कोई भी चीज़ को भेद सकती थी। ज़ू पहले सीधा वो 6 आँखों वाले सी ज़ॉम्बी की तरफ देखता है और ज़ू के लिए अभी भी चीज़ें स्लोली मूव कर रही थी। जैसे वो एक स्कॉलर भाग रहा था ज़ॉम्बी, बस वो 6 आँखों वाला थोड़ा जो कल्टीवेटर था थोड़ा फास्ट था, लेकिन ज़ू के लिए वो भी स्लो था। और ज़ू जब उसकी तरफ देखता है ना 6 आँखों वाला भी थोड़ा हैरान होता है और बोलता है 2 लाइफ फ्लेम्स। लेकिन अगर ये 2 लाइफ फ्लेम वाला तो इसने मुझे रोका क्यों उस समय, जब मैं आने की कोशिश कर रहा था पहले तो। खुद ये पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने लगता है कि वो पूरी तरह से ना आ पाए। लेकिन वो फास्ट नहीं था बंदा, ज़ू बहुत तेज़ी से बढ़ता गया है, अपना राइट हैंड उस तरफ दिखाता है और एक प्रेशर निकलता है इसके हाथों से। एक ब्लैक हैंड बनता है फायर वाली ऑरा के साथ और ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ जाता है। जो फायर निकल रहा था ना इतना पावरफुल था, आप समझ सकते हो कोई भी चीज़ को जला के राख कर सकता है। आसपास की जो पानी था समुद्र का वो भी बॉयल होने लगता है। अब 6 आई कल्टीवेटर भी भाई पूरी ऑरा यूज़ कर देता है अपनी 6 हाथों का, क्योंकि 6 हाथ बनाता है, टोटल 6 हाथ थे इसकी। तो 6 हाथों की एक ऑरा बना करके रेडियंट स्टेट में एंटर करता है और ज़ू पर अटैक करता है। मतलब ज़ू के अटैक को काउंटर करने के लिए, और 3 मैजिकल डिवाइसेस भी निकालता है। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नहीं थी, क्योंकि सिंगल लाइफ फ्लेम वाले आप हो। वो जो ज़ू का हाथ था ब्लैक फ्लेम वाला, वो हर एक चीज़ को राख में बदल देता है। बंदे के हर एक मैजिकल डिवाइसेस कोलैप्स कर जाती है और उसकी बॉडी ही गलने लगती है। 3 हाथ तो एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं और ये नीला ब्लड ओकने लगता है। इवन पोर्टल भी धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो बंदा यानी सी ज़ॉम्बी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस एक ग्रीन फायर जैसा कुछ तो दिख रहा था। कोई नहीं ट्रैक कर सकता उस चीज़ को अगर जिसके पास लाइफ फ्लेम ना हो, बट ज़ू देख लेता है। उसके लिए वो चीज़ें स्लो थी। बेसिकली वो सी ज़ॉम्बी का सोल था और ज़ू डायरेक्टली इसके भी सोल को रिफाइन करने लगता है। लेकिन वो बंदा अभी भी अचंभित था, मर तो लगभग गया था या मर चुका था, बोलो उसकी बस सोल थी। लेकिन यार कि ये मुझे 2 बार रोका क्यों जब ये इतना पावरफुल है तो? 3 सांस के बराबर में ही ज़ू उसके सोल को रिफाइन कर लेता है। अब उस स्कॉलर की तरफ देखता है जो धीरे-धीरे भाग रहा था। भाग तो तेज़ रहा था लेकिन ज़ू के लिए स्लो था। ज़ू को अब समझ में आ चुका था कि जब लाइफ फ्लेम आपके पास हो जाए तो आप किस प्रकार से पावरफुल हो सकते हैं। वो चीज़ें अब ज़ू को उसका अंतर दिख रहा था। अब ज़ू क्योंकि प्रोफाउंड स्टेट में था, तो वो बंदे को समझ में नहीं आता ज़ू कब उसके पास आया। उसकी फट जाती है, बस वो इसको भी निपटा देता है। और अब उस तरफ देखता है जिधर वो थर्ड पिक डिसाइपल भाग रहा था, क्योंकि वो पहले से काफ़ी दूर था तो उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर सोचता है फिर बोलता है छोड़ो इसका क्या करना है। लेकिन क्योंकि उसने गुरूज़ को यूज़ किया था और ज़ू की एक तरह से मदद हो गई थी इनडायरेक्ट वे में,
वो तो भागने के लिए किया था बट ज़ू की भी मदद हो गई थी। तो पानी के नीचे से ज़ू ट्रैवल कर रहा था, प्रोफाउंड स्टेट में था और अलग ऑरा फ़ील कर रहा था। अब सोचता अब मैं कैप्टन के अगर लेवल से खुद को कंपेयर करूँगा तो कैसा रहूँगा? लेकिन इसको भी पता है मतलब नहीं पता है तो मुझे पता है भाई कैप्टन अलग बावली चीज़ है। अब ज़ू यहाँ पर कुछ टेक्निक यूज़ करता है जो इनकांटेशन होते हैं दोनों हाथों से जैसे कक्काशी सेंसे हैंड साइन बनाते थे वैसे। उसके आस-पास की जो पानी था समुद्र का वो घूमने लगता है, भँवर सा बनने लगता है। फ़ील कर लेता है कि इसकी जितनी मैजिकल टेक्निक्स हैं, इवन इसकी फ़िज़िकल बॉडी सब इम्प्रूव हो चुकी हैं। अब एक जगह आकर के रुकता है, अपने परछाई को बुलाता है और सरिया को बाहर निकालता है। ज़ू जब से एंटर किया था ना इस वाले स्टेट में, प्रोफाउंड स्टेट में, दोनों शांत हो चुके थे और ज़ू कहता है, "अब समय आ चुका है तुम लोगों का असेसमेंट का कि तुमने कितनी तरक्की की है।" और ज़ू को ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ता, इसकी परछाई काँपने लगती है और मानो अपने कॉन्शियसनेस से एक मैसेज भेजता है कि मैं सी ज़ॉम्बीज़ खाऊँगा तो मेरा ब्रेक थ्रू बहुत जल्दी-जल्दी होगा। जैसे वो बोलता है क्विक ब्रेक थ्रू क्विक मतलब शब्दों को उल्टा-पीछा बस कर देता है। अब सरिया की तरफ देखता है, नहीं पैट्रियार्च बोलते हैं कि माय लॉर्ड अगर मैं कुछ और मैजिकल डिवाइसेज़ खा लूँ, तो मेरा ब्रेक थ्रू हो सकता है, मेरे टेक्निक्स भी बढ़ जाएँगे। फिर ये जो सरिया जिसको कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, वो बहुत शार्प हो जाएगा, प्रोफाउंड स्टेट के बराबर। लेकिन उस स्टेट में लंबा नहीं रह पाएगा, तो मैं आपकी इसमें लेकिन मदद कर पाऊँगा। और कुछ चिकनी-चुपड़ी बातें करता है कि आपकी चिंता मेरी चिंता है माय लॉर्ड, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हर एक बैटल में आपको सपोर्ट कर सकूँ। अब ज़ू अपने लाइफ फ्लेम को ना मतलब शांत कर देता है, तो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। लेकिन जब उस स्टेट से बाहर निकलता है, थोड़ा अजीब फ़ील करता है कि मुझे फिर से प्रोफाउंड स्टेट में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस इच्छा को ये दबा लेता है। और देखो लाइफ फ्लेम को आप लगातार यूज़ नहीं कर सकते हो, अगर एक ओवर यूज़ कर लिए तो लाइफ फ्लेम खत्म होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी तब तक। तो आपकी बॉडी पर गलत इम्पैक्ट भी आता है। अब ज़ू देखता है क्योंकि उसने अभी 4 सी ज़ॉम्बीज़ मारे थे। लेकिन आपको याद होगा एक सी ज़ॉम्बी ने क्या किया था, अपने बहुत सारे मैजिकल डिवाइस को एक्सप्लोड करवा दिया था। नहीं तो ज़ू को और फ़ायदे हो सकते थे। भाई लाखों में स्पिरिचुअल स्टोन कमा सकता था उन्हें बेच करके। लेकिन फिर भी इनके बहुत सारे जो बैग्स थे ज़ू को तो मिले ही थे। एक मैजिकल डिवाइस भी मिल जाता है। वो एक पंखा भी था जो वो स्कॉलर सी ज़ॉम्बी का था। तो फिलहाल वो उछाल देता है पैट्रियार्च की तरफ क्योंकि पैट्रियार्च की बहुत इच्छा थी डिवोर करने की। तो फैन्स जो था ना वो स्कॉलर वाला उसको पैट्रियार्च डिवोर करता है लेकिन 30% छोड़ देता है ताकि इस चीज़ को बेचा जा सके। तो फिलहाल ये जो 2 सी ज़ॉम्बीज़ के सोल थे उन्हें डिवोर करके ज़ू 31वें धर्मापर्चर की तरफ बढ़ चुका था। लेकिन इसका ये था कि उसको और सोल्स चाहिए। लेकिन अब नॉर्मल फाउंडेशन लेवल का सोल खा करके इसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। अब इसे ऐसे बंदे चाहिए जिन्होंने लाइफ फ्लेम बनाए हों, तब थोड़ा जल्दी बूस्ट कर सकता है। तो फिलहाल ये अंडरग्राउंड से बाहर निकलता सरफेस पे आता जहाँ बहुत सारे 7 ब्लड आइज़ के कल्टीवेटर्स दिखते हैं। वॉर पहले से भी और ज़्यादा गहरा हो चुका था। बैटल देखते हैं ऐसी ज़ॉम्बीज़ वर्सेस 7 ब्लड आइज़ के लोगों का। अब मिशन पूरा हो चुका था इसका ये वाला भी, तो ज़ू फिर अपने टोकन में मिशंस देखता है। ज़्यादातर जो थे ना फ्रंट लाइन बैटल थे मतलब सामने-सामने बैटल करना। रिवॉर्ड्स भी अच्छे थे। 7 से 8 डिसाइपल्स तो ऐसे थे जो कि 10,000 एनिमीज़ को मारने वाला मिशन लिए थे और करीब भी पहुँच रहे थे। मेन चीज़ इसका ये भी था कि 2 लाइफ फ्लेम का पावर इसके पास, ये एक्सप्लेन कैसे करेगा? क्योंकि इसके पास एक ही लाइफ फ्लेम है। क्योंकि देखो 7 ब्लड आइज़ के डिसाइपल्स को नहीं तो पता चल जाएगा, अगर ये बैटल करने जाता है तो। कुछ एक टेक सोचना पड़ेगा। एक तरीका ये था कि इसने बहुत सारे सोल्स को डिवोर किए हैं इस बैटल में। टोटल अब तक 15 के आस-पास इसने सी ज़ॉम्बीज़ को मारा था और वो भी फाउंडेशन लेवल वाले। तो एक ऐसे लोकेशन पे जाता है, शैडो की तरफ देखता है कि तुझे सी ज़ॉम्बीज़ की ऑरा चाहिए ना, रिलीज़ कर। समझ नहीं पाता इसका परछाई कि ऐसा क्यों करे? इस दौरान पैट्रियार्च बोलता है कि जो बोला जा रहा है वो करो। परछाई को बुरा लगता है लेकिन अब वो क्या ही करे। तो परछाई क्या करता है कि अपनी सी ज़ॉम्बी वाली ऑरा रिलीज़ करता है क्योंकि उसने बहुत डिवोर किए थे। और ज़ू इस दौरान अपने वॉयलेट क्रिस्टल को यूज़ करता है और सप्रेस करने लगता है। हल्का सप्रेस करता है ना भाई, तो ज़ू का जो काउंट था की कंडेंसेशन ज़ॉम्बीज़ को मारने का 1 हो जाता है। मतलब ये सही था। तो मतलब टोकन कैसे काम करता है इसे समझ में आ गया। वो बस ऑरा को पिक करता है और आपकी काउंट को बढ़ाता है कि मारूँगा किसी को थोड़ा बहुत ये भी एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो इसके थ्रू ये क्या करेगा कि अपने परछाई से ऑरा रिलीज़ करवाएगा और काउंट बढ़वाएगा। तो नेक्स्ट 2 महीने जो रहते हैं ना ज़ू जो मिशंस बहुत सारे एक्सेप्ट करता है और सिंगल लाइफ फ्लेम का ही पावर यूज़ करता है। अकेले जब रहता था तब भी डबल मतलब लाइफ लैम्प का पावर यूज़ करता था और इसका शैडो लैम्प के पावर को सप्रेस करके रखता था मतलब छुपा के। परछाई की हालत खराब हो रही थी, पैट्रियार्च भी देख रहे थे क्योंकि ज़ू ने उस समय उसके पावर को बहुत सप्रेस किया था। लेकिन फिलहाल अब बैटल के दौरान धीरे-धीरे फिर से परछाई अपनी ऑरा रिकवर करने लगता है और ज़ू धीरे-धीरे करीब पहुँच चुका था 40 थर्मापर्चर की तरफ और इसका किल काउंट बढ़ते-बढ़ते भाई 3000 हो गया था। ज़्यादा कमाल परछाई का था, जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे काउंट बढ़ाना है ज़ू को पता चल गया था। ज़्यादा फेक किल रिकॉर्ड कर लेगा तो लोगों को शक हो जाएगा। सबसे खतरनाक लोगों ने भी ना 10,000 के आस-पास ही पहुँचे थे। किलिंग काउंट ज़्यादा बढ़ाना है तो कि कंडेंसेशन वालों को मार दो, लेकिन ठीक है ज़ू का वैसा इरादा नहीं था। तो टॉप लेवल पे जो बंदा था जिसने सबसे ज़्यादा मारा था उसका नाम था वू ज़ियानफू। तो ज़ू को भी लगता है कि कहीं इसने भी फेक नंबर वाला कुछ तो नहीं किया।
तो दूसरे नंबर पे सेकंड हाईएस्ट थे, जिनके 8,000 से ऊपर उन्होंने मारे थे। अब क्योंकि देखो ये सब तो कर चुका था, इसने काउंट वाउंट भी अपना बढ़ा लिया था। तो अब सोच रहा था एक्चुअल मिशन लेते हैं। तो एक इसे अलग मिशन मिल जाता है एस्कॉर्टिंग वाला, मतलब किसी को लेके जाना। क्योंकि देखो सेकंड पिल पीक के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? पिल बनाने में काम करते हैं। पॉइज़न पिल्स भी बनाते हैं भाई, और कुछ टैबू पिल्स भी बनाते हैं जिनका उपयोग प्रतिबंधित रहता है। लेकिन टैबू पिल्स पता है वॉर में यूज़ किए जाते हैं। तो देखो इन लोगों को ना पिल्स डिलीवर करने रहते हैं, तो इनको कोई एस्कॉर्ट करने के लिए चाहिए। और ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पर ये सेकंड पिक के डिसेबल्स पिल बनाते हैं। थोड़ा प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है, थोड़ा ज्वालामुखी वाला एरिया हो जाता है। लेकिन वैसे जगह को सी ज़ॉम्बिस भी पसंद करते हैं। तो जहाँ पर ये सेकंड पीक के डिसाइपल्स पिल्स बना रहे थे ना, तो वहाँ सी ज़ॉम्बिस भी पहुँचने लगे थे। तो उन लोगों को यानी कि सेकंड पीक के डिसाइपल्स को वहाँ से निकालना था, ताकि सेकंड पीक के डिसाइपल्स वहाँ से निकल सके, कहीं और जा सके, अपने पिल्स को मतलब दफना सकें या जो भी कर सके, जो टैबू पिल्स हैं। और उसका जो प्राइस मिल रहा था 3 लाख पिल्स का था, मतलब 3 लाख स्पिरिचुअल स्टोन्स का था। क्योंकि केओटिक बैटल से तो अच्छा है ना स्क्वाड मिशन ले लो। और ज़ू अभी ज़्यादा बैटल करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अच्छे खासे बैटल किए थे भाई ने। थोड़ा सिंपल मिशन ढूंढ रहा था। बहुत सारे लोग स्लॉट्स ले रहे थे, तो ये भी तुरंत उसमें रजिस्टर कर देता है और पोर्टल यूज़ करके टेलीपोर्टेशन पोर्टल उस तरफ पड़ जाता है। तो मरफोक आइलैंड के साउथ वेस्ट में बहुत सारे ना जैसे छोटे मोटे आइलैंड्स थे। और क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी वगैरह थे ना, तो यहाँ पर आप रह नहीं सकते। और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे थे ना, तो एक हार जैसा शेप बनाते थे, तो इन्हें मोती का आरपे की लाखों कहा जाता था। और इधर हमें बहुत सारे सी ज़ॉम्बिस को बढ़ते हुए दिखाया जाता है। और ये लोग जिस तरह बढ़ रहे थे भाई, उधर 7 ब्लड आइज के डिसाइपल से ज़्यादातर सेकंड पीक वाले काफ़ी चिंतित थे, निकल नहीं पा रहे थे। 5th पीक के डिसाइपल से जो कि स्पेल फॉर्मेशन को ना रिपेयर कर रहे थे। तो जो सेकंड पीक के डिसाइपल्स थे यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि वो जो टैबू पिल्स जिसके बारे में मैंने बात किया, वो यहाँ पर दफनाने आए थे। लेकिन तब तक सी ज़ॉम्बिस भी आ गए थे, तो उन्हें ज़्यादा समय नहीं मिला था। और बड़ी बात ये नहीं, जब सी ज़ॉम्बिस आते हैं ना, तो टेलीपोर्टेशन पोर्टल भी ढंग से काम नहीं करते। तो ये जो आर्केपिक लागो वाला एरिया था ना, ये एक मतलब जाल कह सकते हो, जानबूझ के बिछाया था सी ज़ॉम्बिस ने। और अगर 7 ब्लड आइज वाले इधर अपने बाकी लोगों को भेजेंगे, तो उधर उनका मरफोक आइलैंड पर टीम कम हो जाएगी। तो दोनों तरफ से ये मतलब अच्छा खासा प्लान करके थे। तो नॉर्थ वेस्ट हिस्से को दिखाया जाता हमें एक आइलैंड के, जहाँ पर ना काफ़ी बड़ी सी वैली थी, और बीच में वहाँ पर कहीं पे एक पोर्टल था जो कि चमक रहा था। और उसके आसपास लगभग 12-15 समझ लो सी ज़ॉम्बिस थे। तो इनका जो लीडर था ना, नॉर्मल फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर, जिसकी 3 आंखें थी, और वो चिल्लाता है कि सभी लोग तैयार रहना, फील करना पोर्टल से अगर थर्मा फोर्स फ्लक्चुएशन तगड़ा रहा, मतलब कोई कल्टीवेटर लाइफ फ्लेम बना आता है, तो पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि मुझे कुछ मेरिट पॉइंट्स इकट्ठा करने मेरे लिए। क्योंकि देखो जैसे 7 ब्लड आइज वाले रिवॉर्ड्स देते हैं ना, वैसे सी ज़ॉम्बिस की जो भी लीडरशिप टीम है ना, वो रिवॉर्ड्स देती है कि जो अच्छा करेगा उससे अच्छे मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। देखो ये जो सी ज़ॉम्बी का लीडर था इस वाले एरिया में, वो यही सोच रहा था कोई प्रोफाउंड स्टेट वाला ना है। तो एक ऐसा भी इसने डिवाइस लाया था जो फ्लक्चुएशंस आते हैं जब कोई पोर्टल से आ रहा होता है, तो उसके ऑरा ये रीड कर लेगा। कुछ 8 आंखों जैसा था, जो कि अचानक से व्हाइट लाइट के साथ चमकता है। जैसे ही ये देखता है ना, ये पोर्टल की तरफ बढ़ता है उसे डिस्ट्रॉय करने के। लेकिन पोर्टल के अंदर से एक ब्लैकिश ऑरा सी आती, जो कि इन्हें रोक देती। और वो जो आई बॉल था ना, जो व्हाइट चमक रहा था, अचानक से रेड हो जाता है। तो तुरंत ये चल रहा था कि डिस्ट्रॉय करो रेड धर्मा फोर्स। ये सुनते ही बाकी भी जो सी ज़ॉम्बिस थे ना, वो पोर्टल पर अटैक कर देते। लेकिन तभी जो फॉर्मेशन था यहाँ पर ना, वहां से एक ड्रैकोनिश ऑरा प्रकट होती है। एक स्नेक निक ड्रैगन निकलता है, काफी बड़ा, लगभग 300 मीटर। और जितने भी मैजिकल टेक्निक्स के अटैक थे ना, वो उन्हें मानो डिवोर सा कर जाता है, ताकि पोर्टल को कोई नुकसान ना हो पाए। और पोर्टल से एक बंदा बाहर निकलने लगता है, जो कि कोई और नहीं ज़ू था। बट बाहर तुरंत नहीं निकलता, पहले आसपास देखता है, सी ज़ॉम्बिस को देखता है, जो कि अचंभित थे। 10-12 थे भाई फाउंडेशन लेवल में, और कुछ उतने ही लगभग पकड़ लो कि कंडेंसेशन वाले थे। और ज़ू को तो पता था कि अगर बाहर निकलूंगा तो ये लोग तैयार होंगे, लेकिन वो फिर भी आया था, क्योंकि उसकी अपनी तैयारी थी। और ज़ू अब तो अलग लेवल पे, आपको पता ही है। तो जिसको पहले इसने चोटिल किया था फाउंडेशन वाले सी ज़ॉम्बी को, उस पर अटैक करता है। जब तक घूम पा ज़ू इसके खोपड़ी को ही मसल देता है। ये कमाल था ज़ू के लाइफ फ्लेम का। अब ज़ू के लिए जो बिना लाइफ फ्लेम के ये बंदे हैं ना, फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर्स, किसी काम के नहीं है। ऐसा मानो चिकन के समान, और इनके सोल पावर को डिवोर करने लगता है। अब मिशन का मैप भी मिला था, तो ज़ू मैप भी चेक कर, और पलक झपकते सभी को निपटा देता है, सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है। इस दौरान फील करता है ना कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ना एक अलग सा फोर्स है जो कि सप्रेस कर रहा है। तो ये आगे बढ़ना शुरू करता है। आगे बढ़ते बढ़ते जो भी पावर, सोल पावर था, उसे एब्सॉर्ब करते जाता है, मतलब रिफाइन करते जाता अपनी बॉडी में। लेकिन बहुत ज्यादा भैया सोल पावर इसको लगता था। तो नॉर्मल सी ज़ॉम्बिस के जो और आती वो काम नहीं कर रही थी उतना, और ज्यादा चाहिए थी।
ज़ू धीरे-धीरे एक जंगल वाले एरिया में बढ़ जाता है, एक पेड़ के ऊपर था जिस पर बिल्कुल पत्ते नहीं। प्रोफाउंड स्टेट से पहले नॉर्मल स्टेट में आ जाता। दूर में काफ़ी सी ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं, पूरी एक आर्मी थी मानो। और इसको डाउट होता है कहीं उधर गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स तो नहीं है ज़ॉम्बीज़ वाले, इवन समझ लो प्रोफाउंड स्टेट वाले भी हो सकते हैं। और इसको लगता है कुछ तो विचित्र हो रहा है इस मिशन के साथ। मिशन में कुछ ऐसा डेंजरस सिचुएशन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि देखो टोटल इस स्क्वाड मिशन में 20 फाउंडेशन लेवल के जो कल्टीवेटर्स थे वही जॉइन कर सकते थे। और सामने पूरी आर्मी है भाई, वो कैसे संभालेंगे? इस दौरान इसका मिशन अपडेट हो जाता है, वाइब्रेट करता है इसका टोकन कि अचानक से सी ज़ॉम्बी की आर्मी वहां पहुंच चुकी है। तो मिशन पूरा बदल चुका है, मिशन रिवॉर्ड्स अब डबल हो रहे हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ द आइलैंड जो है ना यहाँ का, वहां पढ़ो ताकि जो सेकंड पिक के कल्टीवेटर्स हैं उन्हें निकाला जा सके। उधर कुछ फिफ्थ पिक के भी डिसाइपल्स है जो कि स्पेल फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप लोग टेलीपोर्ट कर पाओगे। मिशन का जो कलर भी था ना वो रेड कलर हो जाता है, यानी कि डेंजरस मिशन है। अब जू को थोड़ा लगता है यार मैं सिंपल मिशन ढूंढ रहा था ताकि थोड़ा आराम कर पाऊँ। इस दौरान पीछे से कोई तो की कंडेंसेशन लेवल का सी ज़ॉम्बी था जो कि इस पर नजर बना के था, तो जू तुरंत इसको निपटा देता। स्नेक ने ड्रैगन को बाहर निकालता है अपने। कुछ थे सी ज़ॉम्बीज कल्टीवेटर 10-12 जो कि एम्बुश करने को देख रहे थे, तो ये उन्हें निपटा देता है। बट अचंभित था कि देखो मैं प्रोफाउंड स्टेट में नहीं हूँ लेकिन मेरा फ्लक्चुएशन अभी भी फाउंडेशन लेवल का तो है, तो फिर क्यों ये की कंडेंसेशन वाले जो ज़ॉम्बीज हैं मेरे पे अटैक करने को देख रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस दौरान जू की तरफ तो फाउंडेशन लेवल के सी ज़ॉम्बीज पड़ते, और जू का जो परछाई था उसके लाइफ लैम्प को कवर करके था। तो उन्हें क्या लगता है कि जू एंटर नहीं कर सकता प्रोफाउंड स्टेट, तो जू पर ही अटैक लॉन्च कर दे। जैसे एक बड़ा सा कुल्हाड़ी निकालता है जिस पर एक ब्लैक ड्रैगन की औरत थी, जू पर अटैक करता है। और एक जो रहता है ना बहुत सारे की कंडेंसेशन के सी ज़ॉम्बीज को प्रकट करता है, पॉपेट्स को, और जू की तरफ बढ़ा दे। दोनों अच्छे थे, मैजिकल टेक्निक्स में तगड़े थे और मिल के अटैक कर रहे थे। अब जू जब देखता है कि चीजें आसपास कोई है नहीं, तो लाइफ लैम्प को अपने एक्टिवेट कर देते, और जब तक कि वो विश्वास कर पाते जू की और अचानक से बढ़ती और दोनों को निपटा देते। भागने को देखते लेकिन जू मौका कहाँ देता है, तो जू यहाँ से निकल जाता। माहौल शांत था और इस समय जू अपने प्रोफाउंड स्टेट में था, तेजी से मूव कर रहा था सेंट्रल रीजन की तरफ। और इसे पता था ज्यादा समय नहीं है, लगभग आधे घंटे का समय, और 10 सांस के बराबर समय में ना सेंट्रल वैली इसे दिखाई देने लगी थी। तो ये जो वैली थी, वैली हो सकता है आप उम्मीदें समझते होगे, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र, जमीनी मैदान रहेगा लेकिन चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा रहेगा। तो वैली से फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, देखो टेलीपोर्टेशंस यहाँ पर थे लगभग 100 के आसपास सेकंड पिक डिसाइपल। इनके पास पिल फर्नेस से कुछ ऐसे मैजिकल डिवाइस जैसे जू भी ना जानता हो। पीछे में एक मीडियम साइज का टेलीपोर्टेशन पोर्टल था जहाँ पर कुछ फिफ्थ पिक के डिसाइपल दिख रहे थे, हरे रोप पहने थे इन्होंने, फॉर्मेशन को एडजस्ट कर रहे। पोर्टल कभी ऐसा लाइट से चमकने लगता था, व्हाइट लाइट से, फिर डार्क हो जाता था, मतलब ढंग से काम नहीं कर रहा था। और बहुत सारे ना लगभग लगभग 30 कल्टीवेटर्स बैटल में भिड़े पड़े थे सी ज़ॉम्बीज के साथ। 2 कल्टीवेटर्स ऐसे दिखते जो कि प्रोफाउंड स्टेट में थे। एक था सी ज़ॉम्बी जो कि पहले एक इंसान था, अब ज़ॉम्बी है, तो वो था प्रोफाउंड स्टेट, उसने ग्रे रोब पहना था। और जो उससे बैटल कर रही थी एक वुमन थी, यंग वुमन, जो उसने की वही ऑरेंज रोब पहना था, मतलब सेकंड पिक के डिसाइपल थी। स्पीड काफी बेहतरीन थी। अब देखो सेकंड पिक वाले बैटल में तो उतने रहते नहीं है क्योंकि पिल्स में ज्यादा रहते, प्रोफाउंड स्टेट में थी लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज में थी। साइड से थोड़े ब्लड आ रहे थे उसके होठों से और समय भी नहीं मिल रहा था कि उन्हें पोंछ पाए। इसी दौरान जोकिंग यहाँ पर प्रकट होता है। लड़की जो थी ये धर्मा फोर्स का खत्म हो रहा था, लाइफ फ्लेम भी फ्लिकर करने लगती, स्पीड भी कम होने लगती है। इस मौके का फायदा उठा करके सी ज़ॉम्बी ने एक तगड़ा अटैक करता है इसके चेस्ट की तरफ। कपड़े भी थोड़ा सा फट जाते हैं क्योंकि फोर्स काफी तगड़ा था, तो थोड़ी स्किन दिखने लगती है। ये खून की उल्टी करती, काफी पीछे जाके गिरती, एक चट्टान था उससे टकरा जाती, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लाइफ फ्लेम खत्म हो रहा था, खून की उल्टी कर रही थी। अब ज़ॉम्बी से इग्नोर करके ना पोर्टल की तरफ देखता है, जैसे मूव करने वाला था ना शॉक्ड हो जाता है, पीछे की तरफ देखता अपने कंधे की तरफ, एक लाइफ फ्लेम का पावर वो भी डबल, और देखता है कि एक बंदा बहुत तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहा है, भागने को देखता है। मतलब मिड फाउंडेशन लेवल का बंदा, मतलब अगर कोई हमारा ज़ॉम्बी हो जिसके 2 लाइफ फ्लेम है वही इससे बैटल कर सकता है। इंटेलिजेंस कैसे गलत हो सकता है हमारा, लेकिन ये लेट हो चुका था भागने में, जो इसको स्पॉट कर चुका था। जो को फायदा था ना लाइफ फ्लेम वाला बंदा है, इसके धर्म अपर्चर खोलने में मदद कर सकता है, तो जाने कैसे देगा भाई, क्योंकि 41वां अपर्चर खोलने के लिए ना अब इसने थोड़ी देर समय पहले 2 सी ज़ॉम्बीज को मारा था, लेकिन वो काफी नहीं थे। सीधा ज़ॉम्बी की तरफ पड़ता है जो कि पोर्टल की तरफ नहीं जाता, जो ये भाग रहा था तो ये उसकी तरफ पड़ता है, तगड़ा अटैक मारता है लाइफ लैम्प का पावर यूज करके। कोशिश करता है वो बंदा काउंटर करने की, लेकिन फिर भी जू का अटैक इतना पावरफुल था ना, इसका डिफेंसेस को तोड़ के इसकी छाती पर लगता है, नीला ब्लड इसका गिरने लगता है। उसे जू दिखाई भी नहीं था, अचानक से जू प्रकट होता है, सीधा खोपड़ी पकड़ता है इसकी, सरिया भी ना इसके बॉडी में भोंकने लगता है। इसका जो मैजिकल डिवाइस था जिससे इसने अटैक किया था, उसे जो पैट्रियार्स थे एब्सॉर्ब करने लगते हैं, और उसकी जो म्यूटेगन हो रहा है करप्शन वाली, वो अपना परछाई। लोगों का ध्यान इस दौरान जू पर जाता है। जू एकदम फायर की तरह चमक रहा था, लाइक अ चाइल्ड ऑफ अ गॉड। अब एक लड़की थी जो क्राउड के बीच में थी, वो थी गू मूकिंग। जू की तरफ देखती है, एक तो ब्लैकिश और चमक रही थी और लाइट, मतलब
चिंगारी जैसी अलग ही क्षण था, मतलब मानो ये भूल नहीं सकती थी। जितने भी सी ज़ॉम्बीज़ थे ना उनकी अलग फट चुकी थी कि हम में से अब क्या पहले किसकी बारी है, भागना शुरू कर देते। लेकिन एक सरिया था यानी कि पैट्रियार्च, वो वेट कर रहे थे और परछाई भी। दोनों में ये था कि कौन पहले किसको मारेगा, मतलब उनको। वो लेडी जो कि खड़ी नहीं हो पा रही थी वो भी अचंभित होती और वो ज़ू को एल्डर ब्रदर कह के बोलती कि मेरा लाइफ बचाने के लिए। सब यही बात बोलते। हवा का झोंका बह रहा था और ब्लैक स्नो यानी काली बर्फ दिख रही थी, ज़ू के बालों के साथ लहरा रही थी। ज़ू की आंख मानो तारों के समान चमक रही। उधर पैट्रियार्च और सी ज़ॉम्बी अलग, मतलब वो जो अपना परछाई था अलग लगे हुए थे एनिमीज की ऑरा को एब्जॉर्ब करने में और पैट्रियार्च मैजिकल डिवाइस को एब्जॉर्ब करने में। पैट्रियार्च भाई अलग लोमड़ी आदमी था, वो अलग शातिर था। परछाई तो फिर भी थोड़ा इमेच्योर था, परछाई को समझ में नहीं आता, वो बैटल करने में लगा रहता और पैट्रियार्च बस ऑरा एब्जॉर्ब करने। अब ज़ू फिलहाल उस लेडी की तरफ से हाँ में सर हिलाता है क्योंकि वो लोग रिस्पेक्ट दिखा रहे थे और प्रोफाउंड स्टेट से बाहर निकल जाता है। ज़ू के पास काफी थर्मा फोर्स है, लेकिन अगर लाइफ लैम्प के साथ ये एक्टिवेट करता है ना प्रोफाउंड स्टेट, तो लगभग 6 घंटे तक रह सकता है। इसलिए थर्मा फोर्स ज्यादा बचाना चाहता था। लेकिन अगर जो भी सुनेगा कि ये 6 घंटे रह सकता है तो वो अचंभित हो जाएगा। इवन दो लाइफ फ्लेम वाले लोग भी ना भाई 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं रह सकते, क्योंकि जू ने की कंडेंसेशन में तगड़ा फाउंडेशन बनाया था, इसलिए ऐसा ये कर सकता है। अब क्योंकि जू अपनी ऑरा शांत कर देता ना तो बाकी डिसाइपल्स इसका चेहरा दिख पाते, नहीं तो उसके पहले इसका बॉडी पूरा फ्लेम जैसा चमकता था, जैसे गोकू का चमकता है ना सुपर सैयन में जाने के बाद, वैसा। और जू आपको पता है काफी हैंडसम लौंडा था। फीमेल जो कल्टिवेटर्स थे उनकी आंखों में तो एक अलग ही चमक था यार ये बंदा। अब जू की नजर गो मुकिंग पर पड़ती है, उसकी तरफ ऐसा हाय मतलब आंखों से इशारा कर लेता है कि हाँ मैंने देखा आपको ऐसा। बाकी जो लड़कियां जो थी ना और डिसाइपल्स भी बंदी की तरफ देखते तो मोकिंग थोड़ा ब्लश करने लगती। अब जू पोर्टल की तरफ पढ़ता और पूछता है कि हम कब इससे टेलीपोर्ट कर सकते हैं। तो फिफ्थ पिक का डिसाइपल इसे रेस्पेक्टफुली ग्रीट करता। तो एक जो बंदा था उसमें से बोलता है, जो बिना लाइफ फ्लेम वाला ही था वो भी, कि एल्डर ब्रदर फॉर्मेशन लगभग तैयार है, बस सेक्ट का वो जो पावर है ना टाइट फ्लो वाला वो एक्टिवेट हो जाए तो हम मतलब टेलीपोर्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं स्टोरी यहीं समाप्त करता हूँ और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट ए मुसाफिर विदा लेता हूँ। तो भाई एक चीज़ और, चैनल को थोड़ा मतलब सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो ताकि रीच बढ़े और थोड़ा हाइप अप दिया करो, क्योंकि एक मेरे पर जब से कॉपीराइट स्ट्राइक आया था थोड़ी व्यूज़ और गिर गई हैं।